हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैट्स ग्रुप। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। साइकोलॉजी, लर्नर एंड लर्निंग एंड कॉग्निशन, इसके बारे में मैं यहाँ पे टीच करता हूँ। और ये जो वीडियोज़ हैं दोस्तों, ये बीएड के लिए, सीटेट एग्ज़ाम, एचटेट एग्ज़ाम या फिर यूपी टेट, इन चाहे किसी भी स्टेट के टेट की बात हो, वहाँ पे आपको साइकोलॉजी कवर करनी पड़ती है। पैडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, तो उन सभी क्वेश्चंस के लिए मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो बेनिफिट आप लोगों का है क्योंकि मैं यहाँ पे डिटेल में टीच कर रहा हूँ। और इन दिनों मैं पूरा एक बीएड के पर्पज़ से इनको बीएड के अंदर जो एक छोटा छोटा टॉपिक होता है, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड लर्निंग एंड कॉग्निशन, ये पूरा एक करिकुलम का नाम है। तो वहीं से ही मैं टॉपिक वाइज टॉपिक मैं आपको वीडियोस बना के दे रहा हूँ। एक प्लेलिस्ट भी है, आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई 18-19 वीडियो मैं डाल चुका हूँ। और अगर आपको पुरानी वीडियोस देखनी है तो मैंने एक छोटे छोटे टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपको डेफिनेटली मेरा चैनल अच्छा लगेगा और उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों, बैक टू द टॉपिक, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होता है? साइकोलॉजी के अंदर वेरिएबल्स किस चीज़ को कहते हैं? दोस्तों देखो, वेरिएबल एक ऐसी चीज़ होती है जो कि टाइम के साथ चेंज हो। और वेरिएबल जो होता है वो हमारी टीचिंग प्रोसेस के अंदर हमारी टीचिंग को इफ़ेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। वेरिएबल, आप सोच रहे होंगे सर एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है वेरिएबल का? कोई एग्जांपल के साथ आप हमें समझा दें। देखो दोस्तों, सपोज़ करो आप स्टूडेंट हैं और मैं टीचर हूँ, मैं आपको टीच कर रहा हूँ। तो जो टीचर है वो यहाँ पे एक वेरिएबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर जो है वो हमारे टीचिंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये इस बात से आप एग्री करेंगे। और आप कह सकते हो सर स्टूडेंट, व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट भी यहाँ पे एक वेरिएबल होगा, क्योंकि टीचर सपोज़ करो कि वो अच्छे से पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चे जो हैं उसको गेन नहीं कर पा रहे हैं या फिर केयरलेस हैं बच्चे, तो वहाँ पे भी जो है हमारी टीचिंग अफेक्ट होगी। तो एक वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी टीचिंग को अफेक्ट करे, जो कि हमेशा कांस्टेंट ना रहे, हमेशा चेंज होता रहे। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल तो बता दिया है। जैसे कार्टर वी गुड ने कहा है कि वेरिएबल्स एक ऐसी चीज़ है, इट इज़ एनी ट्रेट दैट चेंज फ्रॉम वन केस ऑफ कंडीशन टू अनदर। देखो, मैंने आपको बताया वेरिएबल जो है वो चेंज होता रहता है, मतलब एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में। जो सर्कमस्टांसेस होता है, जो करिकुलम होता है, जो स्टडी मटेरियल होता है, ये भी वेरिएबल होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी टीचिंग को अफेक्ट करता है। जो भी चीज़ विच अफेक्ट्स आवर टीचिंग प्रोसेस, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, एंड इट चेंजेस इट्स वैल्यू कॉन्टिन्यूसली। ओके, सो दोस्तों, अब जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली वेरिएबल जो है कितने टाइप्स का होता है। तो वेरिएबल के 3 टाइप्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। देखो, इनसे रिलेटेड मैंने पैडागोजी में क्वेश्चंस देखे हैं वेरिएबल से रिलेटेड। तो जब हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो हमें मालूम नहीं होता। सपोज़ करो एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरवेनिंग वेरिएबल्स के से रिलेटेड वो क्वेश्चन है। अब हमें मालूम ही नहीं है कि इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होता क्या है, तो हम उस क्वेश्चन में कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे? ठीक है, तो दोस्तों यही राइट टाइम है, यही सही टाइम है। आप जो हैं टैट्स ग्रुप चैनल के साथ जुड़िए। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली विद एग्जांपल्स कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, मैंने आपको बताया दोस्तों कि एक टीचिंग प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। दोस्तों देखो, 3 चीज़ें होती हैं, एक टीचर, एक स्टूडेंट और तीसरा क्या होता है? तीसरा आपका होता है करिकुलम, स्टडी मटेरियल, बुक्स, जिसके तहत टीचर स्टूडेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है।
ठीक है, मेरी बात फिर से सुनना ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली। टीचर, स्टूडेंट्स और वो माध्यम, वो मीडियम जिसके थ्रू टीचर स्टूडेंट से कनेक्ट रहता है, या फिर आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स टीचर से कनेक्ट होते हैं, उसे कहते हैं इंटरवेनिंग। जो टीचर है वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। इंडिपेंडेंट क्या होता है? जो किसी पे डिपेंड ना रहे। तो यहाँ पे दोस्तों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टीचर कहलाएगा, क्योंकि जब टीचर टीच करता है तो एक्चुअली में वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो सिर्फ क्लासरूम में आ रहा है, वो डिसाइड करता है, इंडिपेंडेंटली डिसाइड करता है कि मुझे क्या कराना है, मुझे किस तरीके से बच्चों को क्वेश्चंस कराने हैं, कैसे कराने हैं। वो अपने टीचिंग मेथड्स को डिसाइड करता है, ठीक है, वो अपने लेसन प्लान को डिसाइड करता है, टीचिंग टूल्स वो कौन सा यूज़ करने वाला है, ऑडियो विजुअल, वो डिसाइड करता है। टीचिंग का एम टीचर डिसाइड करता है। तो टीचर क्या हुआ? टीचर एक इंडिपेंडेंट बॉडी हुई, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। और क्योंकि आपको पता है कि टीचर टीच करता है तो सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड है, तो हमारी टीचिंग कहीं ना कहीं प्रभावित होगी ऑन द टीचर के ऊपर। कहना गलत नहीं होगा, अगर टीचर ये सारे काम काफ़ी अच्छे से करता है तो हमारी टीचिंग एनहेंस होगी, इम्प्रूव होगी। अगर टीचर जो है इन्हीं कामों को नेगेटिव तरीके से करता है तो हमारी टीचिंग जो है वो इनहेंस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो मैंने आपको बताया है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जांपल्स, ठीक है। और आप सारा का सारा जो है पैराग्राफ जो आपके सामने है वो उसको आप रीड कर सकते हो। मैंने आपको एक समरी बता दी इन शॉर्ट। अब हम बात करते हैं दोस्तों डिपेंडेंट वेरिएबल की, कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों डिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है? एक ऐसा वेरिएबल जो कि टीचर के ऊपर डिपेंड करे, जो कि डिपेंड करे दूसरों के ऊपर, निर्भर करे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को यहाँ पे कहा गया है कि वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल है? क्योंकि वो टीचर के ऊपर डिपेंड रहता है। जो टीचर को कराना है वो स्टूडेंट को करना पड़ेगा, ठीक है। टीचर कोई सा भी टीचिंग मेथड यूज़ कर रहा है, कोई से भी स्टडी मटेरियल वो यूज़ कर रहा है, तो वो गाइडेंस फॉलो करनी पड़ेगी जो टीचर करा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो गया दोस्तों? स्टूडेंट्स हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो गए? डिपेंडेंट वेरिएबल आप कह सकते हो स्टूडेंट्स को, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ही कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आप काम नहीं कर सकते, उनको बेसिकली वही पाथ फॉलो करना पड़ता है या करना पड़ेगा जो टीचर डिसाइड करता है, ठीक है। इन दिस वे द स्टूडेंट इन द टीचिंग प्रोसेस लिव्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। जो मेन कॉन्सेप्ट है आपको सिखाने का, पढ़ाने का, वो है कि आप यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल को समझो, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारी टीचिंग क्वालिटी होती है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर भी, क्योंकि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल केयरलेस है तो हमारी टीचिंग एनहेंस नहीं हो सकती, ठीक है। बच्चे काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में तो हमारी टीचिंग इम्प्रूव होगी और टीचिंग के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इंटरवेनिंग वेरिएबल्स की। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखो, डिपेंडेंट हो गया टीचर, इंडिपेंडेंट हो गया टीचर, डिपेंडेंट हो गया स्टूडेंट्स, जिसके थ्रू इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के साथ कम्युनिकेट करेगा उसे हम कहेंगे इंटरवेनिंग मीडियम, ठीक है। ये दोस्तों एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू जो है टीचर स्टूडेंट्स को टीच करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहोगे सर इंटरवेनिंग वेरिएबल का एग्जांपल क्या हो गया? तो करिकुलम, जिस करिकुलम के तहत जो है टीचर टीच कर रहा है, स्टडी मटेरियल, ठीक है, सर्कमस्टांसेस, इन्वायरमेंट, जो स्टूडेंट है उसके आसपास क्या सिचुएशन है, क्या एनवायरनमेंट है, किस एनवायरनमेंट में वो जो है पढ़ रहा है, तो वो सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि देखो एनवायरनमेंट भी तो कहीं ना कहीं हमारी टीचिंग को अफेक्ट करता है,
ठीक है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो इंटरवेनिंग मीडियम हो गया। तो अब आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कि इंटरवेनिंग वेरिएबल्स का मतलब होता क्या है। ये एक प्रकार की प्रोसेस नहीं है, ये एक प्रकार का मीडियम है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है, रैपर्ट होता है एक टीचर का स्टूडेंट के साथ। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो ये वेरिएबल्स होते हैं, इनको टीचिंग वेरिएबल्स हम कह सकते हैं। तो इनके फंक्शंस क्या हैं, तो दोस्तों इनके 3 प्रकार के फंक्शंस हैं। पहला है आपका डायग्नोस्टिक फंक्शंस, सेकंड है आपका प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस और थर्ड है आपका इवोल्यूटिव फंक्शंस। देखो दोस्तों, मैं आपको इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जो डायग्नोस्टिक फंक्शन है बेसिकली वहाँ पे एक टीचर जो है वो एक्ट करता है एक डॉक्टर की तरह। देखो, ये जो डायग्नोस्टिक वर्ड है ये बेसिकली साइंस से आया हुआ है। डायग्नोस करना कि बच्चे को एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रही है, बच्चा प्रॉब्लम कहाँ पे उसको फेस करना पड़ रहा है प्रॉब्लम्स को, तो वहाँ पे टीचर जो है उसको डायग्नोस करेगा। ठीक है, अपने मेथड्स होते हैं टीचर के पास। और प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस में क्या है कि टीचर जो एक्शन लेता है डिटेल में। देखो, डायग्नोस के अंदर तो उसने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से वो दूर करेगा, रिमूव करेगा बच्चों की लाइफ से, वो होगा प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस, जो एक्शन टीचर एक्चुअली ले रहा है। अच्छा, उसके बाद टीचर ने जो एक्शन लिया प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन के अंदर, उसका इवोल्यूशन हमें करना पड़ेगा, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन करना। तो टीचर फिर जो है उसका मूल्यांकन करता है। ठीक है, कि भाई एक्चुअली में कितना हमें सक्सेस मिला, क्योंकि प्रिस्क्रिप्टिव, देखो डायग्नोस के अंदर मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होती है। प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन के अंदर क्या होता है कि हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, टीचर उसके ऊपर क्या लेता है, एक्शन लेता है। और एक्शन लेते हुए वो ये समझता है कि जो मैं एक्शन ले रहा हूँ एक्चुअली में बच्चे की प्रॉब्लम कितनी दूर हुई है, कितना मैं सक्सेस हुआ हूँ। एक टीचर जो समझता है उसको फिर हम क्या करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं। और उसी एवोल्यूशन से जो फीडबैक आती है कि भाई हाँ, बच्चे ने इतना गेन किया, जो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई थी अब वो बच्चे के अंदर इतनी % बची हुई है, ये रिमूव हुई है, ये कम्प्लीटली बच्चा जो है ओवरकम हो चुका है उस प्रॉब्लम के थ्रू। तो दैट इज़ द होल प्रोसेस एक्चुअली। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, बिकॉज आई रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप पढ़ सकते हो डिटेल में डायग्नोस्टिक फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, डायग्नोसिस मीन्स as given in the Oxford Advanced Learner Dictionary, the act of discovering or identifying the exact cause of an illness or a problem। मतलब समझ में आया आपको कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या है, आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो एक बच्चा है, उसको फैक्टर्स नहीं बनाने आ रहे। अब फैक्टर्स नहीं बनाने आ रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम होगी आगे चल के, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर 9th क्लास में ये टॉपिक को पढ़ाया जाता है, अगर 9th क्लास में बच्चे को किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स नहीं बनाने आ रहे या समस्या हो रही है उसको, तो फिर हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई हाँ, क्या कोज़ है एक्चुअली इसकी प्रॉब्लम का। क्या इसके बेसिक अच्छे नहीं हैं, ठीक है, क्या ये पढ़ता नहीं है घर पे, तो बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं कि क्या इसको एनवायरनमेंट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि अगर 9th क्लास में ये समस्या है तो ये समस्या 10th क्लास में भी जाएगी, क्योंकि 10th क्लास में डिटेल में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर ये 11th 12th आगे बच्चे को चल के प्रॉब्लम होगी अगर वो मैथ्स लेता है तो। और यही रीज़न है मैथमेटिक्स के अंदर कि बच्चा जो है छोटी छोटी क्लासेस में जो बच्चे की गलतियाँ हो रही हैं, टीचर्स जो रिमूव नहीं करते हैं बच्चों की प्रॉब्लम्स को, तो आगे चल के वो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। ठीक है, तो टीचर को कैसे एक्ट करना चाहिए दोस्तों, टीचर को एक्ट करना चाहिए एक डॉक्टर की तरह, कि डॉक्टर किस तरीके से बीमारी का इलाज करता है। सबसे पहले जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जो है बिना सुने दवाई नहीं देता है पेशेंट को। पेशेंट पहले बताता है कि मुझे समस्या क्या है,
उसके बेस पे टीचर क्या है, टेस्ट लिखता है, टेस्ट करता है, ब्लड टेस्ट हो गया, जो भी टेस्ट होते हैं उसके बेस पे वो कंक्लूज़न निकालते हैं कि भाई हाँ तेरे को ये जो समस्या हो रही है ये इसके बेस पे हो रही है कि भाई आपके ब्लड सेल्स RBC कम है, आपके WC कम है, WBC कम है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो टीचर को भी ही हैज़ टू लाइक एक्ट एज ए डॉक्टर अगर उसको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है। और जब ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होती हैं तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जिसका नाम है प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। तो प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन में क्या करता है कि वो स्टूडेंट्स के साथ जो है एक रिलेशन सेट करता है। आप उसे रैपट भी कह सकते हैं ना, यहाँ पे एक वर्ड लगाया हुआ है इन्होंने, रैपट। तो रिपोर्ट भी जो होती है वो, रिपोर्ट का मतलब होता है, रिपोर्ट का मतलब होता क्या है कि जो टीचर है वो स्टूडेंट के साथ एक घनिष्ठता बना के रखे, बच्चों से को कोऑपरेट करे, बच्चों को क्या करे, कोऑपरेट करे। अगर वो बच्चों को कोऑपरेट नहीं करेगा तो बच्चे जो हैं अच्छे से समझेंगे नहीं, बच्चे जो हैं एंटी हो जाएंगे। बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझे। एक टीचर को समझना चाहिए कि बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चा एक जैसा नहीं सोच पाता, तो उसके हिसाब से फिर उसको अपने मेथड्स चूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स इन्होंने लिखे हुए हैं। सेलेक्टिंग द राइट काइंड ऑफ करिकुलम, सबसे पहले उसको एक राइट काइंड का करिकुलम सेलेक्ट करे और फिर डिवाइड करे इनटू यूनिट वाइज कि भाई देखो एक्चुअली में होल करिकुलम को ना करा के अगर हम उस करिकुलम को डिवाइड कर दें यूनिट वाइज, जो कि एक्चुअली में होता ही है, इस तरीके से टीचर को चलना चाहिए। सेकंड पॉइंट, कोऑपरेटिंग विद द स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट के साथ कोऑपरेट करें इन ऑर्डर टू एंश्योर क्लोज रैपोर्ट विद द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट के साथ जो है घनिष्ठता से काम करें। स्टूडेंट के एंटी होके काम ना करें कि ना भाई तुझे तो करना पड़ेगा, कैसे नहीं कर रहा तू, किस तरीके से तेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाने नहीं आ रहे, ठीक है, मैं तुझे पनिश करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसको प्यार से समझाएं। Selecting appropriate teaching methods, tactics, techniques, skills and evaluation method, keeping in the mind the capabilities, limitation and individual differences of the student। और तीसरा स्टेप क्या है कि जो है टीचर को क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक appropriate method सेलेक्ट करना पड़ेगा। टेक्निक्स, टैक्टिक्स, ये सारे appropriate method उसको सेलेक्ट करने पड़ेंगे और उसको ये भी समझना पड़ेगा कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रोसेस होता है दोस्तों इवोल्यूटिव फंक्शंस या फिर इवोल्यूटिव फंक्शंस। अब इवोल्यूटिव फंक्शंस क्या होता है कि हम प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन के अंदर जो एक्शन ले रहे हैं एक्चुअली में टीचर कितना सक्सीड हुआ उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, तो वो सारा का सारा जो है इवोल्यूटिव फंक्शंस हैं। और बेसिकली किसके थ्रू करते हैं हम, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं। ऑब्जर्वेशन वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंटरव्यूज़ के थ्रू करते हैं, क्वेश्चनर के थ्रू करते हैं, या फिर रेटिंग स्केल के थ्रू करते हैं, ओरल, रिटन, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, तो इनके थ्रू जो है हम अपनी एवोल्यूशन प्रोसेस करते हैं। और एंड में जो फीडबैक आता है उसके अकॉर्डिंग फिर जो हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो डायग्नोस हुआ था, यानी कि स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया था हमने, वो कितने हद तक रिमूव हुई है बच्चे के अंदर, और टीचर को भी अपना एक फीडबैक मिलता है कि एक्चुअली में कितना एम उसने अचीव किया। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से सम अप कर देता हूँ पूरे लेक्चर को। सबसे पहले आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया। कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं बच्चों, 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक ऐसी चीज़ होती है जो कि चेंज होती रहे विद टाइम, जो हमारी टीचिंग प्रोसेस को अफेक्ट करे। 3 तरह के वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर मैंने एक एक को बताया कि भाई इंडिपेंडेंट कौन होता है, टीचर होता है, डिपेंडेंट कौन होता है, स्टूडेंट्स होता है, और आपके इंटरवेनिंग मीडियम क्या होता है, जिस मीडियम के थ्रू टीचर स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करता है, वो आपका इंटरवेनिंग मीडियम होगा। उसके बाद इन वेरिएबल्स को हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो बेसिकली डायग्नोस्टिक फंक्शंस, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस और इवोल्यूटिव फंक्शंस, 3 तरह के फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं जहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो कंप्लीट लेक्चर था वो वेरिएबल्स के ऊपर बेस्ड था। आई होप कि आपको वेरिएबल्स के बारे में समझ में आ चुका है। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जल्दी से कोई एक नए टॉपिक पर वीडियो लेक्चर बना के दूँ।
ठीक है। और मैंने एक प्लेलिस्ट में इन सारी वीडियोस को मैं डाल रहा हूँ, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिले। मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, बीएड स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी अच्छी हैं सारी की सारी। और साथ में जो सीटेट एग्ज़ाम, यूपी टेट या फिर रीट एग्ज़ाम, एचटेट एग्ज़ाम, किसी भी स्टेट का जो टेट एग्ज़ाम होता है उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी और आप कह सकते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पैडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस को करने के लिए अगर ये वीडियोस आप देख रहे हो तो आप डेफिनेटली नोट्स बनाएं, डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इस वीडियो सेशन को सुनने के लिए। कोशिश करूँगा एक नया वीडियो सेशन मैं जल्दी से आप लोगों के लिए लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच, टिल देन बाय।